Assalamualaikum students, I am here to teach you physics from Brilliant Education। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक नंबर 11.2 और 11.3 है, दैट इज इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी क्या है। मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ। टोटल एनर्जी बेसिकली दो तरह की एनर्जीज का सम होती है। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बॉडी है, आपने इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव करवाया, यानी कि आपने मूवमेंट की, ठीक हो गया, मोशन की। तो इसकी वजह से जो यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है, ये ब्लॉक पड़ा है, इसको आपने यहाँ मूव किया तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो बॉडी है जमीन से किसी हाइट पर मौजूद है, तो इस कंडीशन में जो एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का सम क्या कहलाएगा? टोटल एनर्जी। बच्चों, इन एनर्जीज के अलावा भी एक एनर्जी मौजूद है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंटरनल का मतलब होता है इंटरनल, यानी कि अंदर वाली एनर्जी। अंदर वाली से मुराद है, क्योंकि हम 11 चैप्टर थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब थर्मोडायनामिक्स में हम गैस के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। मतलब यहां जो एनर्जी डिस्कस करेंगे वो गैस के मॉलिक्यूल्स की स्टडी। जी, ठीक हो गया? मतलब कि इंटरनल एनर्जी से मुराद है गैस का मॉलिक्यूल। मतलब कि आपके पास एक बॉक्स पड़ा है और उस बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक हो गया? अब इस बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेता हूं, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होगा। जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होगा तो जाहिर है एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी ये नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इसकी इंटरनल एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? एक तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी इसके मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होगी काइनेटिक एनर्जी। और उसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर रहे हैं, ठीक हो गया? और वो होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये जो एनर्जी मैंने डिस्कस की, ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, ये बेसिकली रियल गैस की कंडीशंस है। किसकी कंडीशंस है? रियल गैस की कंडीशन। अब चूंकि थर्मोडायनामिक्स में हम बात करेंगे आइडियल गैस की, थर्मोडायनामिक्स में हम बात करेंगे आइडियल गैस की, तो देखते हैं आइडियल गैस की कंडीशंस क्या है और उसके लिहाज से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो गौर करें जरा। आइडियल गैस की आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जिसमें आइडियल गैस की कंडीशन की एक प्रॉपर्टी थी कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। मतलब कि उसका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक हो गया? अगर उनकी आपस में इंटरेक्शन नहीं होगी तो मतलब उसमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसका मतलब उसमें सिर्फ एक ही एनर्जी रह जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आइडियल गैस की कंडीशन में जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है? तो ये आपकी बुक की भी लाइन है कि इन आइडियल गैस टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ये पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखना है आइडियल गैस के रिलेटेड। ओके, ओके स्टूडेंट, यहां पे मैंने कुछ चीजें आपके लिए ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो इन चीजों को देख लेते हैं और ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया इसको आपने ज़हन में रखना है। तो देख लीजिए, इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर एनर्जीज, ठीक है? यानी कि मॉलिक्यूल्स की सारी एनर्जी का सम, दैट इज द इंटरनल एनर्जी।
आपको समझा दिया कि उसकी टोटल एनर्जी ट्रांसलेशनल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। कैसे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है वो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ओके, अगर इसमें रियल गैस को देखें तो रियल गैस में सिंपल मैंने जो आपको तीन एनर्जीज बताई थी कि पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्लियर? तो बिल्कुल इस तरह ट्रांसलेशनल भी होगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा होगा, स्पिन भी कर रहा होगा, ठीक हो गया। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा होगा, एक पार्टिकल अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रहा होगा और एक पार्टिकल ऊपर नीचे भी मूव कर रहा होगा। तो तीनों एनर्जी इसमें मौजूद होंगी। ओके, नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये स्टेट फंक्शन भी है, मतलब किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज होती है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है। मतलब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्स एक्सिस, ठीक हो गया, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आप वॉल्यूम ले लें, वाई एक्सिस पे आप प्रेशर ले लें। क्लियर? एक पॉइंट मैं ये कंसीडर कर लेता हूं और दूसरा पॉइंट मैं ये कंसीडर कर लेता हूं। अच्छा, अगर मैं इंटरनल एनर्जी इस पॉइंट के लिहाज से डिस्कस करूं या इंटरनल एनर्जी मैं इस पॉइंट के लिहाज से डिस्कस करूं, यानी कि अगर मैं इस पाथ से चला जाऊं इनिशियल से फाइनल पे या इस पाथ पे चला जाऊं इनिशियल या फाइनल पे, तो इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कौन सा पाथ लिया है मूव ऑन करने के लिए। क्लियर? इसकी इंटरनल एनर्जी को फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं u i से रिप्रेजेंट करता हूं और इसकी इंटरनल एनर्जी को लेट्स से मैं u f से रिप्रेजेंट करता हूं, तो डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू u f माइनस u i। ये चीज आपने जहन नशीन रखनी है। क्लियर? और इसको आप मेजर किसमें करते हैं? जाउल्स में। तो ये था स्टूडेंट छोटा सा टॉपिक इंटरनल एनर्जी क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हीट एंड वर्क। आसान सा टॉपिक है, हीट एंड वर्क क्या होता है गौर करें। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि हीट बेसिकली है फॉर्म ऑफ एनर्जी और इसको भी जाउल्स में मेजर करते हैं। क्लियर? और इस हीट को दो तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, रिलेटेड हीट क्या होती है, ठीक है। और हीट को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Q से, यानी कि हीट का जो सिंबल है दैट इज Q। ओके, अब आते हैं वर्क पे। वर्क क्या होता है? आपने बच्चों वर्क सिंपल पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिकल वर्क, ठीक है। किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करे लगे और उसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द मैकेनिकल वर्क। अब उसी मैकेनिकल वर्क को आपने थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन करना है। तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट वर्क इन थर्मोडायनामिक्स? तो लुक एट इट। यहां पर एग्जांपल आपके पास दो आपने कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर 1 और दूसरा कंटेनर 2, ठीक है। और इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। और यहां पे ऊपर एक पिस्टन रख दिया और ये पिस्टन मूवेबल है। मूवेबल से मुराद है कि ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे गैस के मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, जब कंप्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। क्लियर? अब लेट्स से आप इसे करते हैं हीट, ठीक हो गया। जब आप करते हैं इसे हीट तो गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। अच्छा याद रखिएगा यहां आपने हीट स्लोली देनी है, हीट इतनी स्लोली देनी है कि जो प्रेशर प्रोड्यूस हो वो कांस्टेंट हो। क्लियर? ओके। अब जैसे जैसे आप इसे हीट देंगे गैस के मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाएंगे और हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले पिस्टन यहां था तो इसको मैंने ये डॉटेड लाइन से शो कर दिया। जब इसमें प्रेशर यानी कि वर्क हुआ तो ये पिस्टन अबव चला गया। ये कितना अबव गया? दैट इज डेल्टा y। ये डेल्टा y से मुराद है टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया, डेल्टा y। क्लियर? ओके।
अब इसके रिलेटेड आपकी बुक में एक ग्राफ है, वो भी मैं बताता चलूं, फिर उस ग्राफ के बाद कुछ कन्वेंशंस यूज की गई हैं, आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कन्वेंशंस आपने कैसे सीख ली। अच्छा, टेबल आपका जो ग्राफ है वो तो जिस तरह से है, इसे इरेज कर लेते हैं। ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा वॉल्यूम, और यहां पे आपके पास वाई एक्सिस में आ जाएगा प्रेशर। लेट्स से इनिशियली जो वॉल्यूम है उस गैस का वो V1 है, और इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, और वो प्रेशर मैं कंसीडर कर लेता हूं दैट इज P। ठीक हो गया? ठीक है। अब मजीद जब आप आहिस्ता से क्या करेंगे, इधर जब आहिस्ता से हीट प्रोवाइड करेंगे, स्लोली हीट प्रोवाइड करेंगे, तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। जब वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे वॉल्यूम की वैल्यू है V2, क्लियर? तो यहां से अगर वॉल्यूम की वैल्यू V2 है तो यहां से गौर करें, ये आपके पास प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या निकलेगी? यहां से V2, क्लियर? तो ये जो आपके पास एरिया है ना, ये आपके पास एरिया, ये बेसिकली कैलकुलेट करेगा वर्क डन। ये क्या है बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या है? प्रेशर। और प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलता है? वर्क निकलता है कि नहीं? तो ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वर्क की। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं साइन, कन्वेंशन साइंस कौन कौन से हैं। तो तीन चीजें आपने स्टूडेंट्स इसमें याद कर रखनी है, इसे मैं रेज कर देता हूं। तीन चीजें आपने इसे इसमें याद रखनी है, कौन कौन सी? सबसे पहली चीज है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एक चीज, दूसरी हीट, और तीसरी वर्क। ठीक हो गया? आप देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम पड़ा है S, और यहां हीट में भी एक सिस्टम पड़ा है S, और यहां वर्क में भी एक सिस्टम पड़ा है S। अब इसके साइन ऑफ कन्वेंशंस देख लेते हैं। अच्छा, इंटरनल एनर्जी का जिक्र करते हैं सबसे पहले। इंटरनल एनर्जी से मुराद है कि जैसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब कि हम हमेशा इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट पॉजिटिव में लेंगे, साइन ऑफ कन्वेंशन, और हमेशा इंटरनल एनर्जी का डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज हम किस में लेंगे? नेगेटिव में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहां अगर हीट की बात करनी है, यहां अगर हम इस सिस्टम में हीट एंटर करते हैं तो हीट एंटर हमेशा पॉजिटिव में जाएगी, और अगर इसी सिस्टम से हीट बाहर जाती है तो हमेशा नेगेटिव में जाएगी। क्लियर? तीसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, अगर इस सिस्टम पर वर्क होता है, मतलब कि सिस्टम ऑन द सिस्टम वर्क होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और बाय द सिस्टम वर्क होता है, सिस्टम के जरिए किसी का वर्क होता है, कोई वर्क करता है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या बच्चों? नेगेटिव। तो ये कुछ साइन ऑफ कन्वेंशन है, ये एमसीक्यूज में बड़े इंपॉर्टेंट है, चीजें पूछी जाती है एमसीक्यूज में, तो ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया?